नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, कुछ फिल्में बनती हैं, रिलीज होती हैं और रिलीज के बाद थिएटर से हट भी जाती है, लेकिन कुछ फिल्में बनती हैं, गहरी छाप छोड़ती हैं और कभी भी दिल से नहीं जाती हैं। ऐसी एक फिल्म है 12x12 और ये फिल्म ऐसी है जब ये थिएटर की रिलीज पे रिलीज होगी सिनेमाघरों में तो एक छाप ऐसी छोड़ेगी जिससे निकलना मुझे लगता है आपके लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा। आप सभी का पहले बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। जिस तरीके से मैं आपसे शुरुआत करता हूँ, जिस तरीके से मैंने कहा, फिल्में बनती हैं, रिलीज होती है, सिनेमाघर से हट भी जाती है, लेकिन कुछ फिल्में बनती हैं, दिल पे गहरी छाप छोड़ती है और कभी दिल से जाती नहीं है। क्या 12x12 ऐसी छाप छोड़ेगी? 12x12 देखा जाए तो 2019 में हमने इसके ऊपर काम करना चालू किया था और आप मानिए 2024 चल रहा है, हो गए कुछ 5 साल। मैं एक ऐसी फिल्म का हिस्सा पहले कभी नहीं रही हूँ जिसकी जर्नी इतनी लंबी चली हो। इट्स ऑलमोस्ट बीन 5 years एंड ऑल्सो वी हैव डन फेस्टिवल राउंड्स, इट्स नॉट लाइक नेशनली इंटरनेशनली, और उसके बाद एक कमर्शियल रिलीज मिलना एक ऐसी फिल्म को तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। अच्छा गीतिका, 40 फेस्टिवल से गुजरी और थिएटिकल रिलीज पे अब आ गई है। सफ़र बड़ा नहीं है, लेकिन जब हम इसको सफ़र को देखते हैं 40 फिल्म फेस्टिवल से, कितना इंपॉर्टेंट आप समझते हैं जब ग्राउंड रूटेड फिल्में आती हैं जिसमें हम अपने रूट्स को देखते हैं, जहाँ पे हम अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं, ये हमारी पहचान है। आपको क्या लगता है फिल्म फेस्टिवल्स में उस फिल्मों का जाना कितना इम्पोर्टेंट है? कैसे फिल्म फेस्टिवल्स को देखते हैं आप? फिल्म फेस्टिवल्स प्लेटफॉर्म बन जाते हैं जो किसी भी फिल्म की क्वालिटी को एक फिल्म की क्वालिटी की कसौटी बन जाते हैं फेस्टिवल्स। तो वो फेस्टिवल्स जब एक बार अपने नाम का की छाप लगा देते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना पोस्टर में भी शंघाई से लेके फिर प्रेस की ये सब लिखा है, वो फेस्टिवल्स लोगों को अपनी गुडविल इस्तेमाल करके बताते हैं कि ये फिल्म देखिएगा, ये अच्छी है। सो दैट इज़ इन अ वे अ वर्ड ऑफ माउथ्स दैट हैव गुडविल। जिन लोगों की जड़ें हैं, जिन लोगों की खुद की अपनी एक कसौटी बहुत हाई है, वो लोग जब कहते हैं कि ये फिल्म देखने जाइए, ये अच्छी है, तो वो फिल्म को और बढ़ावा देती है। और ऐसा लगता है एक एंड जहाँ पे रूट्स हैं और फेस्टिवल्स जो किसी ऊंचाई तक पहुँच गए हैं, दिस बिकम्स अ कंप्लीट सर्कल। वो एक ऊंचाई पे बैठ के रूट से जुड़ी हुई चीज़ को प्लेटफॉर्म देते हैं, आवाज़ देते हैं, रीच देते हैं। मैं एक्चुअली ऐड करना चाहता हूँ इसमें। तो बेसिकली एक तरीके की एक तबके की फिल्मों के लिए फेस्टिवल्स ही एक कसौटी है जी। मतलब आपको 12x12 जैसी फिल्म को अगर आपको दुनिया के सामने पहुंचाना है तो फेस्टिवल्स ही एक जरिया है टू स्टार्ट विद, क्योंकि हमारी फिल्म में कोई ऐसा नामी का स्टार्स वैसा वाला मामला तो है नहीं जी। लेकिन एक जैसे आपने सही बोला कि ज़मीन से मिट्टी से जुड़ी हुई कहानी और एक ऐसी जगह की कहानी है, एक ऐसे किरदार की कहानी है, तो उसके पास जरिया फेस्टिवल्स ही हैं टू स्टार्ट विद। क्योंकि फेस्टिवल्स में जब बज़ क्रिएट होगा, जब वर्ड क्रिएट होगा, अवार्ड्स होंगे, वो सब होगा, उसके बाद ये जो रिलीज़ है अपने देश में या दुनिया भर में वो आसान हो जाता है करना, क्योंकि लोगों को ऑलरेडी फिल्म के बारे में पता होता है, अवार्ड्स मिल चुके होते हैं फिल्म को। तो स्टार्टिंग जो है ऐसी जर्नी की वो फेस्टिवल से ही होती है ऐसी फिल्मों की। अच्छा, जिस फेस्टिवल्स पे हम जाते हैं उसको सराहना मिलती है, लेकिन ऐसी फिल्मों को थिएटर्स क्यों नहीं मिल पाते जितने मिलने चाहिए, और उसकी रीच थिएटर्स पे अगर हम देखें तो वो थोड़ा कम हो जाती है, क्यों? सर मुझे लगता है कि ये तो कंडीशनिंग की बात है जी। कि हमारी जो जनता है, ये वही बात है कि आप जो खाना परोसेंगे जी। तादाद में तश्तरी पे वही खाना कंज्यूम किया जाएगा, खाया जाएगा। तो मुझे लगता है कि एक जो असॉर्टेड आपकी थाली है ना, उसमें ऐसी फिल्में अचार के रूप में सर्व किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो तभी आपकी कंडीशनिंग वैसी होगी इन सब फिल्मों के, तो ही आप उसका कंजम्पशन होगा। अभी आप बोल रहे हो कि ये फिल्में थिएटर्स क्यों नहीं पा पाती, मुझे तो लगता है अभी समय बदल रहा है जी। अभी आपने देखा लापता लेडीज़, बिल्कुल ठीक है, इस तरीके की फिल्में बहुत अच्छा कर रही हैं। इनफैक्ट हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन्होंने काफ़ी इंडिपेंडेंट फिल्म रिलीज़ की हैं, जिनमें से एक बहुत एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी, घोड़े को जलेबी खिलाने ले जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अनामिका अक्सर जी हैं, जी, उनकी जी। फिल्म, वो फिल्म ने बहुत अच्छा किया लिमिटेड रिलीज में, जिससे हम जैसे फिल्म मेकर्स को बूस्ट मिलता है। तो अभी मुझे लगता है ज़माना बदल रहा है, जब लोग, मैं आपको बता नहीं सकता किस तरीके की प्रतिक्रियाएं ट्रेलर के ऊपर आ रही हैं। मतलब लोग बोल रहे हैं कि ये ट्रेलर मतलब सालों में एक बार ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता है, एंड वी आर सो लुकिंग फॉरवर्ड टू। अब बात यह है कि वो रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड है जी। तो ऐसी प्रतिक्रियाएं भी जो है वो लिमिटेड हो जाती है।
बट ज़माना बदल रहा है। तो ऐसी कहानियां जब हम देखते हैं, बनारस का बैकग्राउंड है, क्या इसको हम 2-2.5 घंटे में समाप्त कर सकते हैं? या जब इसकी आप OTT की हम चर्चा करते हैं, जब OTT पे लाते हैं तो इसकी सीरीज आप लेके आएंगे, या इसको समाप्त करना कितना मुश्किल था 2-2.5 घंटे में? देखिए बात ऐसी है, कहानी को समाप्त करने के लिए बोला नहीं जाता है। जी। कहानी का अपना एक शुरुआत, बीच का हिस्सा और एंड होता है। तो कहानी अपने आप में एक होलसम एक फैक्टर होती है, उसको समाप्त करने की ज़रूरत नहीं है। बात यह है कि अगर आप पूछेंगे कि OTT स्पेस में, मतलब अगर आप वेब शोज़ की बात करेंगे और फीचर फिल्म्स की बात करेंगे जो अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे की लेंथ की होती है, ये दोनों अलग फॉर्मेट है। इन दोनों को देखने का और इन दोनों को एक्सपीरियंस करने का तरीका ऑडियंस के लिए भी अलग है। एपिसोडिक फॉर्मेट बहुत लंबी कहानी होती है, उसमें आप कहानी के बहुत सारे पहलू को लेके बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। बट आप जब फीचर फिल्म कर रहे हो तब बेसिकली मोस्टली इधर वो एक कोई घटना के बारे में होती है या एक कोई प्रोटैगनिस्ट के बारे में होती है और दूसरे लोग रहते हैं, बट वो कहानी बोलने का एक तरीका है और ये सालों से चला आ रहा है। कोई 20 मिनट में कहानी बोलता है, कोई 120 मिनट में कहानी बोलता है, कोई 8 घंटे में भी कहानी बोलता है। सो फिल्में तरह तरह की बनती है, लेकिन मैं गौरव को, जो आपने सवाल पूछा कि ये सारे फिल्में थिएटर में, वो सवाल पे जाना चाहता हूँ। सिनेरियो ये है कि इंडिया में इंडिपेंडेंट फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत वीक है और वो सालों से रहा है। और कुछ लोगों ने बीच बीच में स्कैटर्ड सिनेरियो में उसको चैलेंज करने का और उसको चेंज करने का कोशिश किया है। बट क्या होता है, जब एफर्ट्स बहुत फार एंड वाइड होते हैं, वो एफर्ट्स कंसोलिडेट नहीं होते और उस एफर्ट से जो रिजल्ट है वो शायद कोई एक फिल्म को मिलती है। जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, जैसे जो छोटे फिल्में, शुरुआत में छोटी फिल्में होती है लेकिन बाद में बड़ी हो जाती है। मेरे को इमीडिएटली 2 नाम याद आ रही है। जो एक है सैराट, मेरी दोस्त की फिल्म है नागराज की। सो सैराट ऐसी एक फिल्म है जो बनी बहुत ही कम पैसे में थी, मराठी लैंग्वेज फिल्म थी, ओके, वर्नाकुलर, ऊपर से हमने तो फिर भी हिंदी फिल्म बनाई है, वर्नाकुलर फिल्म थी, लेकिन वो कहानी वो सबको छोड़ के आगे बढ़ गई और द नंबर्स, बॉक्स ऑफिस numbers it did, actually the ratio of the numbers it crossed even some biggest of films that time. हाल ही में अगर आप देखोगे और एक वर्नाकुलर फिल्म कांतारा, अरे वाह, तो कांतारा भी बहुत छोटी फिल्म से जब बनाई गई थी, डेब्यू डायरेक्टर था, ठीक है, लेकिन वो जब थिएटर में गया तब लोगों ने उस इतना पसंद किया कि वो आगे जाके वो और काफी बड़ा फिल्म बन गया रिसेंट टाइम्स का। सो देखिए, कोई भी एक फिल्म हमारे लिए एज प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म मेकर्स, इंडिपेंडेंट फिल्म का सबसे बड़ा चैलेंज होता है लोगों तक लेके जाना। मैं 12x12 के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे ये बोलना है लोगों को कि इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म। ये जो कैरेक्टर है ना, डेथ फोटोग्राफर, ये इंडियन सिनेमा में, ये मैं मतलब आई एम सेइंग आउट ऑफ रिसर्च, कोई भी इसके ऊपर रिसर्च करना चाहे तो कर ले, इंडियन सिनेमा में ये किरदार कभी पहले हुआ ही नहीं। एनीवेज फोटोग्राफर का किरदार बहुत लिमिटेड है इंडियन सिनेमा में, लेकिन जो भी हुआ है मेन स्ट्रीम स्पेस में थोड़ा बहुत हुआ है। लेकिन डेथ फोटोग्राफर, हम लोगों ने फिल्म बनाते वक्त बहुत बार ऐसा हुआ है कि लोगों को ये सवाल आया है, अभी भी सवाल आता है ट्रेलर के बाद, कि ये डेथ फोटोग्राफर कौन है, ये क्या होता है, कौन करता है। सो कैरेक्टर बहुत ही यूनिक है, वाराणसी का सेटिंग है, लेकिन ये भी मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो बनारस है, हम सब ने, हमें मसान भी पसंद आई थी, हमें वाटर, दीपा मेहता की फिल्म थी, वो भी बनारस में बनाई थी। राय, सत्यजीत राय में चला जाओ तो अपराजितो फिल्म थी, ठीक है, रांझना मेन स्ट्रीम बॉलीवुड। बनारस अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरीके से आया है। और जस्ट टू सम अप दिस, हमें ऐसे लोग मिले हैं जो बनारस के हैं, जिन्होंने फिल्म देखा है और फिर हमको आके बोला कि ये बनारस कहाँ से, मतलब ये बनारस हमने कभी देखा ही नहीं। सो दैट इज समथिंग दैट एक्चुअली गिव्स अस कॉन्फिडेंस कि ये फिल्म अगर हम लोगों तक लेके जा पाए, तब उसके बाद ये लोगों के हाथ में है, ये देखेगा कि नहीं देखेगा लोग। लेकिन छोटे फिल्मों का सबसे बड़ा चैलेंज है कि फिल्म को लोगों के पास लेके जाना। हमारे पास मीन्स कम होते हैं, फाइनेंसेस कम होते हैं, तो लोगों तक पहुंचना, इंडिया जैसा देश में जहाँ पे इतने फिल्में बन रही है, वो क्लटर के थ्रू गुजर के स्टैंड आउट करना, वो अपने आप में चैलेंज है।
उसके बाद तो फिल्म का अपना एक लेकिन टेस्ट मुझे होता है। लगता है योगी जी ने इसको थोड़ा सा आसान कर दिखाया है। और योगी जी के जो यूपी में आपने शूट किया है, कैसा रहा शूटिंग एक्सपीरियंस अब यूपी में शूट करने का, अगर मैं हाँ पूछूं? मतलब मैं शुरू करता हूँ, सब लोग बोलेंगे यूपी तो बनारस तो बनारस है। जी और यूपी में शूट करना बहुत मज़ेदार था। हमारा जो लाइन प्रोड्यूसर था उन्होंने बहुत हेल्प किया हमें चीज़ें करने में। जी। इंडिपेंडेंट फिल्म का अपना अपना चैलेंजेस होता है, हमारे पास उतना बड़ा क्रू नहीं होता है, उतने बजट्स नहीं होते, तो लिमिटेड रिसोर्सेज में हमने अच्छा करने की कोशिश की, बट क्रू अच्छा था। यूपी में एक फिल्म मेकिंग का माहौल तो बना है बहुत सालों से, तो उससे हेल्प होता है। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था यूपी में शूट करना, वहाँ के लोगों के साथ। बनारस में बहुत बार पर्सनली भी गया हूँ, तो मुझे बनारस के लोग, बनारस के खाना, उसकी गलियाँ, उसकी संस्कृति पसंद है। तो अभी मैंने फिल्म भी बनाई उधर, जी। तो देखते हैं क्या होता है आगे। बट गौरव, आई वांट गौरव टू कमेंट ऑन दिस टू। योगी जी का यूपी कैसा है शूट के लिए अब? सर क्योंकि आपने 100% शायद यूपी में शूट किया है। 100% बनारस की बात है, जी 2019 की बात है। 100% बनारस में शूट किया जी। है। सर मुझे लगता है कि एज अ फिल्म मेकर जब हम किसी स्पेस में जी। शूट करने के लिए जाते हैं, तो आई थिंक वो स्टेट, वो प्रांत, वो सब पीछे रह जाता जी। है। मुझे लगता है कि आप वो स्पेस में इतने रम जाते हो, और बनारस की तो एंशियंट हिस्ट्री रही है, तो ऐसी जगह पे आप काशी में फिल्म बनाने जा रहे हो, तो उसका ही इतना बड़ा बैगेज है, उस जगह का, उस स्पेस का इतना मैजिक है, तो वो प्रांत क्या है, वो क्या है, वो सब पीछे रह जाते हैं। आप इतने, वो फिल्म बनाने की जो प्रोसेस है, आई थिंक आप जब फिल्म मेकर हो आप तो ही समझ सकते हो प्रोसेस। जी। देन आपके दिमाग में और कुछ नहीं होता, आपके दिमाग में सिर्फ फिल्म चल रही होती है, आपकी स्क्रिप्ट, कहानी चल रही होती है, और आप अपने एक्टर्स के साथ वो फिल्म जी रहे होते हो, अपने क्रू के साथ। बनारस किसका था, किसका है, हाँ वो तो बातें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन टूट रहा था बनारस। जी बिल्कुल। इमारतें गिर रही थी, घर गिर रहे थे, लोगों का मन रो रहा था, और वो होता हुआ किसी सेट के तौर पे तो किया नहीं जा सकता था, लेकिन वो हो रहा था, होते हुए देखा। बनारस की होली भी, बनारस के रंग भी, बनारस के दुख भी, वहाँ के खाने की खुशबू भी, वो सब है फिल्म में। और हमारे लिए तो मेरे लिए तो हमेशा बनारस सूरज का ही रहेगा, बिकॉज वैसे ही मैंने देखा था। अच्छा गीतिका, जब द वाइट टाइगर आपको ऑफर हुई और जब आपसे ये पूछा गया कि क्या ये हरियाणवी लड़की इंग्लिश बोल सकती है, तो आपने उनको बताया नहीं संस्कृत में? यस, वेरी वेल आई कैन। तो आपने बताया नहीं कि संस्कृत में डिप्लोमा भी किया हुआ है? अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छे से रिसर्च किया है। People do get surprised when they see me speaking in English in a certain way because I am from Haryana. But then those who are used to listening, fumbling now, It's okay, it's okay. and those who are used to listening to me speak in different languages, when they listen to me speak in Haryanvi, they get surprised. So I like to be that surprise package, and I like to break people's stereotypes. There are stereotypes about Haryana that I've broken. There are stereotypes about being a girl that I have broken time and again. Mansi also breaks, the character that I play, she also breaks certain stereotypes, certain rules, certain conditioning patterns. वो निकलती हैं। और किसी ने सवाल पूछा था कि किसने जाने दिया, तो मैं कहती हूँ उनको रोक कौन सकता था मानसी को, नो? तो वो आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। अच्छा, कभी आपने सोचा कि गीतिका भूमिका में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, और ये है कि आपका थिएटर बैकग्राउंड, आपके फादर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज फिल्म फेस्टिवल्स, और आपके ग्रैंडफादर जो थे he was an artist, Father, he is an actor. उसके बाद आप दोनों तापसी के साथ बहुत बेहतरीन काम किया है। और कौन सी सिमिलैरिटीज है जो हम आपको देख पाएंगे? भाई हम दोनों की रिंगटोन सेम है, आज पता चला। आज पता चला। वी रीच्ड, फोन बजा, मैं अपना फोन ढूंढने लगी, और मैं अपना फोन ढूंढ रही हूँ, उसका फोन बज रहा है। मैंने कहा ये क्या है? उससे पिछली बार जब हम मिले थे तो हमारा फोन कवर सेम था। बस सौरभ जी, ये तो आपने भूमिका गीतिका की बात की, लेकिन जो मीना और मीना, मैं मानसी उस पे है, जी मीना पे ही मीना और मानसी जो किरदार है वो इतने सिमिलर हैं जी कि मैं आपको, मतलब दोनों, आप देखो कि हमारे सिनेमा में हम जो एक ननद और भाभी का जो एक रिश्ता देखते हैं ना, तो हमारी फिल्म में वो रिश्ते के अलग ही आयाम है।
और वो दोनों कैरेक्टर्स में इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं कि दोनों अपने आप में बहुत इंडिपेंडेंट हैं, दोनों ऑब्वियसली एजुकेटेड हैं, दोनों ने माइग्रेट किया है। जी मानसी बनारस छोड़ के दिल्ली चली गई है, मीना इंदौर छोड़ के बनारस में ब्याही गई है। दोनों वर्किंग विमेन, इंडिपेंडेंट, अपने ये घर भी संभालती हैं मीना, जी और पैसा भी कमाती हैं, ठीक है। ये तो ट्रेन मेट्रो चला रही है, मेट्रो पायलट बनने जा रही है। जी तो इसीलिए दोनों का जो रिलेशन है ना, वो एक ऐसा रिलेशन है जो हमने आज तक नहीं देखा है। वो इतना प्यारा रिलेशन है, एंड दे आर सिमिलर इन अ लॉट ऑफ वेज, बोथ द कैरेक्टर्स। बिल्कुल। गीतिका, अगर मैं पूछूं कि देखिए, टैलेंट जब आप काम करते हैं, बहुत सारी फिल्में आपको ऑफर होती हैं, बहुत अच्छे किरदार ऑफर होते हैं, लेकिन कुछ लोग बीच में आके कहते हैं, टैलेंट को पीछे रख के कहते हैं आप इंस्टाग्राम फॉलोअर्स बढ़वा लीजिए, सर्जरीज करवा लीजिए। तो दुख होता है कि वहाँ टैलेंट की बात नहीं हो रही, वहाँ पे आपको एक इंस्टाग्राम पे जो आपके फॉलोअर्स बढ़ाने की बातें हो रही है, कह रही सर्जरीज कराने की बातें हो रही है। दुख तो बहुत भारी शब्द है ऐसी चीजों के लिए। मुझे लगता है वो हो, कोई इनको दिमाग दे दो, कुछ बादाम खाया I think करो। so. Actors like Geetika and me are not here for a sprint. हम जानते हैं कि हम एक लंबी रेस के घोड़े हैं, तो ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि सर्जरी, इंस्टाग्राम फॉलोइंग, एक टाइम था जब मैं काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर रहती थी, मुझे नहीं समझ में आता था। आई एम स्टिल लाइक वेरी लाइक इलिटरेट व्हेन इट कम्स टू इंस्टाग्राम, बट नाउ एक ठहराव है। हम जानते हैं, हमको हमारे एक स्किल पे काफ़ी ज़्यादा विश्वास है, काफ़ी हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ, वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर ओन नीश, दैट्स इट। अच्छा, लेकिन ऐसी जब टॉपिक आता है 12x12 का, और इंडिया का हार्ट लैंड दिखाया जाता है, दिल से आप उससे जुड़े होते हो, जब आप बनारस में शूट कर रहे थे, क्या फैसिनेट किया आपको बनारस को लेके? यू गॉट फैसिनेटेड फॉर समथिंग? द डे आई अराइव बनारस में, आए बैठे, मैं फिल्म शूट होने से कुछ 10-12 दिन पहले आ गई थी, और मैंने उस नज़र से कभी नहीं देखा था। हम लोग पहले ही बचपन में अस्सी घाट गए हैं, जो दूसरे भोसले घाट थे, इन सारे घाटों पे घूमे थे, कभी मणिकर्णिका का नहीं लेके गए थे पेरेंट्स। और मैं एक थोड़ा सा बेयर विथ मी, आई एम गोइंग टू टेक यू बैक इन माय चाइल्डहुड। मैं फैमिली का वो बच्चा थी जो मौत से डरता था। मुझे एक शव देखने के बाद मैं ट्रॉमा में थी, तो ना मैंने अपनी दादी नानी किसी का फ्यूनरल अटेंड नहीं किया है। और मणिकर्णिका पहुंचने के बाद मैं मतलब कुछ 1 या 2 दिन लगा मुझे, क्योंकि वहां पे तो लगा हुआ है ना, हर 5 मिनट के अंदर राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। तो मेरे लिए वो मौका ऐसा था कि सिर्फ दुख नहीं है एक मौत, ये एक अटल सत्य है जो आप नहीं नकार सकते। हम सबके नसीब में लिखा हुआ है, कभी ना कभी होगा। तो एक पुल जो आप कभी पार ही नहीं कर पा रहे थे, वो फिल्म करने के बाद कर लिया, वो ट्रॉमा डिसॉल्व हो गया वहाँ पे। एक्चुअली मेरा तो ये भूमि ने जो बात की, मेरा भी एक पर्सनल मेरी कहानी है, जो उस दिन भी हम लोग ने बात किया था। तो हमने, आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन हरियाणा, तो बहुत ही प्रोटेक्टेड चाइल्डहुड रहा है। और घर के बाहर से जब बॉडी जा रही होती थी, कोई डेड बॉडी, तो वहाँ पकड़ के अंदर खींच लिया जाता था, या आंख बंद कर दी जाती थी कि मत देखो। तो उसके बाद मुझे याद है कि जब मेरे नाना जी का देहांत हुआ, तो मैं आई कुडंट कम टू टर्म्स विद द फैक्ट, मैं ना बहुत कंफ्यूज हो गया कि ये, एंड छोटा भी था, मतलब वो जिंदगी और मौत वाले कॉन्सेप्ट इतनी छोटी उम्र में समझना बहुत मुश्किल काम होता है। तो मैंने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया दैट माई नाना जी इज़ नो मोर। फिर मेरी नानी जी का देहांत हुआ और मेरे को खींच के ले जाया गया फ्यूनरल में, मुझे नहीं जाना था, तो मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। लेकिन तो वो मैं ये सोचता था कि क्या है ये, कहाँ चले गए, ये कहाँ गए। तो आई वॉज ग्रैपलिंग विद दोज थिंग्स। जब मैं बनारस गया और मैंने जब वहाँ पे वो मंडेनिटी देखा कि इतना पॉजिटिविटी है, आपके बगल से ही डेड बॉडीज जा रही हैं दिन रात हर पल, तो वहाँ कहीं ना कहीं ये फिल्म बनाते बनाते वो एक क्लोजर भी मुझे हुआ कि मैंने डेथ को बहुत ही रूटीन वे में देखना शुरू कर दिया, जैसे बनारस की जनता वो शहर देखता है जी। सो आई एम श्योर हम सब के लिए एक पर्सनल लेवल पे एक चीज़ थी, एक अजीब सी चीज़ थी ये फिल्म बनाना, और मेरे लिए तो एक क्लोजर वाली बात थी, मतलब काफ़ी हद तक। गीतिका, 8th क्लास में आप खड़े होकर स्टेज पे देखा करते थे सीनियर्स को कि वो क्या प्ले कर रहे हैं, और फिर एक सीनियर बीमार होता है, उस प्ले का आप हिस्सा बनते हैं। कोई एक ऐसा किरदार जो आज भी आप खड़े होकर देखते हैं और मन करता है वो किरदार निभाने का फिल्म में और 70mm पे?
अच्छा, ऐसा किरदार जो अभी तक तो ऐसे किसी को देख के लगा नहीं कि ऐसा करना है, जो होता जा रहा है अच्छा ही होता जा रहा है। अब उनकी तस्वीर अच्छी लग रही थी मुझे। वैसे मैंने फिल्में दरअसल बहुत कम कोई एक ऐसा किरदार जो आप निभाना चाहते हैं? What was that revenge drama जो मैंने एक बार बताया था आपको? What was that revenge drama जो मैंने एक बार बताया था where this woman seeks revenge and kills everyone? मुझे लगता है आप एक ऐसा किरदार भी निभा सकते हैं जो आपके जो ग्रैंडफादर है फ्री ऑफ कॉस्ट केसेस लड़ा करते थे फार्मर्स के लिए, तो मुझे लगता है कि वो भी एक सपना सच हो जाएगा उस किरदार को निभा पाए, और घर वाले खुश होंगे कि वो भी सपना एक जो देखा था वो भी पूरा हुआ। देखिए दादाजी थे कॉमरेड, अभी आ रहे हैं अच्छे दिन, तो कैसे बनेगी ऐसी फिल्में? कौन देखेगा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगी? नहीं, लेकिन फिर भी अगर कोई एक ऐसा किरदार, क्योंकि बहुत सारे किरदार होते हैं, जब आप अपने आप को एक किरदार में देखते हैं, कोई एक ऐसा किरदार जो आप निभाना चाहते हैं आप दोनों? तो पहले ये बताएंगे। सोच ले हमेशा कुछ ऐसी चीज़ जो शायद मेरे कंफर्ट लेवल के अंदर नहीं आती हो। जैसे मैं बहुत राह चलते हुए इन लोगों को जब ऑब्जर्व करती हूँ, एक्टर हैं, हम लोग पागल हैं, जो भी कोई दिखता है हम कोशिश करते हैं कि अरे यार ऐसा कुछ करने, अरे इससे कुछ उड़ा लेते हैं, इससे कुछ ले लेते हैं। तो जो भी कोई ज़ाती ज़िंदगी में हमको आता है सामने, लगता है कि यार कुछ ऐसा किया जा सकता है, कुछ पर्दे पे देख के आप इन्फ्लुएंस हुए तो लगता है यार वो तो आप कोई कर चुका है ना, और एक तरीके का इंसान है जो वो निभा चुका है। सो आई एम ऑलवेज क्यूरियस विद पीपल, लाइक दैट्स द रीजन व्हेन आई एम ट्रैवलिंग ऑल्सो आई कीप माई आईज ओपन, आई जस्ट कीप लाइक ऑब्जर्विंग पीपल ऑन द स्ट्रीट्स, चाहे वो रोज़मर्रा की औरतें हुई, क्या वो अलग आदमी हुआ, इतने सारे, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं आदमी औरत दोनों बस हैं। सो आई डोंट माइंड, लाइक ऑफ कोर्स जैसे मेरी बहुत इच्छा थी कभी यूनक प्ले करने की, said that I really like stand by it that there should be a representation। वो भी बहुत से एक्टर्स, हम लोग काफ़ी सारे एक्टर्स आजकल देख रहे हैं, पर कहीं ना कहीं ऐसी इच्छा थी कि मैं भी एक छोटा सा पार्ट यूनक का यहाँ कहीं देख लूँ। स्मिता पाटिल जी का कैरेक्टर जो मंडी में, अभी उनकी फोटो थी भी, और वो फिल्म जब मैंने पिछले साल देखी, बहुत लेट देखी, पर जब जागो तभी सवेरा, मेरा सवेरा होता रहता है, तो वो तो उस फिल्म का तो कोई भी वैसे किरदार मिल जाए ना। आपसे जानना चाहूँगा कि बनारस बहुत सारा शूट हो गया, आखिरी 2 सवाल, बनारस का कौन सा आपको लगता है कि बनारस पूरा क्राफ्ट में अभी ले लिया, या समथिंग इज माइंड की ये चीज़ रह गई है क्योंकि बनारस का शुरुआत तो है लेकिन उसको शूट करने का अंत नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि जब बनारस में आप 100% अपनी फिल्म को शूट करते हैं तो मुझे लगता है बहुत सारे जैसे क्राफ्ट है जो छूट जाते हैं, कोई ऐसा क्राफ्ट आपको दिल में है कि छूट गया है, इसको भी शूट करना चाहिए था? कोई भी फिल्म हम जब करने जाते हैं ना जी, वो फिल्म का अपना एक बाउंड्री होता है। जी, बनारस बहुत बड़ा शहर है, मतलब मैंने बनारस में काफ़ी फोटोग्राफी की है, काफ़ी सारे एडवर्टाइजिंग शूट किया हुआ है, बनारस की फिल्में देखा है, ठीक है, लेकिन ऐसा कोई स्पेसिफिक ऐसा कुछ मैं जब फिल्में बनाने की सोचता हूँ और जब फिल्मों के बारे में सोचता हूँ, जब आइडिएट करता हूँ फिल्मों के बारे में, वो बेसिकली एक स्पेस और एक कैरेक्टर दोनों का एक मेल बंधन होती है। सो स्पेस और कैरेक्टर अलग नहीं है, कैरेक्टर स्पेस के अंदर होता है और स्पेस कैरेक्टर को घिरा हुआ रहता है। सो ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ कभी होएगी नहीं मेरे दिमाग में कि कोई एक स्पेस में मैंने कुछ शूट नहीं किया। किरदार मेरे लिए सिनेमा इन द लार्जर सेंस फॉर मी, स्टोरी इन अ सिनेमा इन अ फिल्म इज एन एलिबाई। सिनेमा इज अबाउट एक्सपीरियंस, सिनेमा इज नॉट फॉर मी, अगेन ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैं जनरली नहीं कर सकता, बट मेरे लिए मैं जैसे सिनेमा सोचता हूँ और जैसे सिनेमा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे आई डू नॉट ट्राई टू टेल अ स्टोरी, आई ट्राई टू शो एन एक्सपीरियंस ऑफ अ स्टोरी। मुझे लगता है सिनेमा एज एन ऑडियो विजुअल मीडियम कांट टेल अ स्टोरी लाइक रविंद्रनाथ टैगोर वुड डू इन हिज नॉवल। वो पॉसिबल नहीं है, वो सिनेमा का रीच नहीं है, वो सिनेमा ऑडियो विजुअल है, जो लिखा नहीं जा सकता है वो हो सकता है सिनेमा में एज एन एक्सपीरियंस। सो बनारस स्पेसिफिक ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि बनारस में, बट ये ज़रूर है
कि बनारस में थोड़ा सा सवाल से बाहर जाता हूँ। जब हम लोग बनारस शूट करने जा रहे जी हैं, ये हमारे मैं और गौरव जब लिखना चालू किए हम, उसी टाइम से हम ना हमारा ऐसा फर्स्ट थिंग विच वॉज इन आवर माइंड के ये बनारस जो है ये इतनी जगह पे इतनी तरीक़ों से हिंदी फिल्मों में और दूसरे भाषा के फिल्मों में, इवन इंटरनेशनल फिल्मों में दिखाया गया है बिल्कुल। कि चैलेंज ये है कि अगर हम लोग फिर से और एक यहाँ पे फिल्म कर रहे हैं तो ये ना हो कि लोग बोले ये तो और एक मसान जैसी फिल्म है। बिल्कुल। और हमें लगता है कि हम वो अचीव करने में, लाइक ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, लोगों ने मुझे कहा है कि ये जो बनारस हमने देखा है ये बनारस हमने पहले कभी नहीं देखा है। सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट बनारस। दिस इज़ फॉर द ऑडियंस टू से द लार्जर ऑडियंस, बट क्योंकि फिल्म का जर्नी एक लंबा जर्नी रहा है। हम लोगों ने फिल्म 2019 में शूट की, फिर 2020 में फिल्म ख़त्म की, और फिल्म ख़त्म करते करते कोविड आ गया। और कोविड के टाइम में हमें पता है सबके लिए कितना चैलेंजिंग था सिनेरियो। तो हम भी बैठ गए, ये पहली डेब्यू फिल्म है, छोटी फिल्म है, ऊपर से कोविड आ गया। सो वी वर ऑल्सो वेटिंग यू नो फॉर आवर टाइम टू कम। हमें पता था कि देयर इज ऑलवेज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, एक होती है एक। सो जब हम लोग वो जब कर रहे थे उस टाइम पे इतने सारे फेस्टिवल्स में दुनिया में, इंडिया में फिल्में घूमी, तो वहाँ पे जो लोग हम जिनको पहचानते नहीं थे उन लोगों ने जब फिल्में देखी, उन लोगों ने हमें ये जब कहा कि ये बनारस एकदम अलग बनारस दिख रही है, तो हमें लगा कि हम लोग फिल्म अच्छा बुरा क्या बना है वो तो बहुत आगे की बात है, बट हम लोग जो शुरू में अचीव करने का सोचे थे कि हम बनारस में फिल्म बनाएंगे, लेकिन लोग ये देख के ना बोले कि ये दूसरा ए और बी और सी फिल्मों की तरह है बनारस, ये अपने आप में इसका एक आइडेंटिटी हो, तो वो था। और मुझे लगता है काफ़ी हद तक हमने वो अचीव किया है। लेकिन देखिए यही डायरेक्शन और आपकी स्क्रिप्ट की ताकत है, लोग ऐसा बोल रहे हैं, और मुझे लगता है कि इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता कि इतनी फिल्में शूट हुई हैं लेकिन फिर भी इस फिल्म को अलग बैकग्राउंड के नज़रिए से देखा जा रहा है। दिलजीत पाजी के साथ भी फिल्म कर रहे हैं पंजाब 95, अगर कुछ बता पाएँ उसके लिए। कुछ भी नहीं बता सकते हैं, कुछ भी नहीं बता सकते। मैंने अभी तो आपको कहा था कि दिन जो समय जो है वो ऐसा है कि कुछ फिल्में बन के बाहर आनी भी बहुत मुश्किल है और उनके बारे में बात नहीं कहना बिल्कुल मना है। लेकिन फॉर श्योर, लेकिन वो आप सबसे मिलेगी। आप दुआ करें, मैं ये कह सकती हूँ मेरी फिल्म के बारे में, हमारी फिल्म के बारे में, कि आप दुआ करें। बहुत मन से बनाई है, मैंने देखी है, बहुत प्यारी बनी है। आप दुआ करें कि आप तक जल्दी से जल्दी। चलिए मैं भी फिंगर क्रॉस कर लेता हूँ अभी से ही, और जब आप, और उम्मीद करता हूँ कि जब ये फिल्म रिलीज होगी तो दिलजीत पाजी के साथ आपके भी दर्शन हमें दिल्ली में होंगे। आप अपने कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए अगर बता पाएं कि आप किस में सरप्राइज करने वाले हैं इसके बाद। एक है जिसके बारे में थोड़ा बहुत बात किया जा सकता है, फिर आई हसीन दिलरुबा, नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म है। और हाँ, आई थिंक सो ऐसा किरदार मैंने पहले कभी नहीं किया है और मुझे बहुत मज़ा आया है करके। कई बार ऐसा होता है ना कि आपको लगता है, आप कर आते हो, आपको लगता है कुछ तो आपके अंदर भी चेंज हो गया है। Now I won't spill the beans like you know what is exactly, but yeah, that's the next project and I'm very excited for that one. और थप्पड़ भी इन्होंने गीतिका ने की है तापसी के साथ, और देखिए उसकी स्क्रिप्ट की गूंज, उस किरदारों की गूंज आज तक सुनाई दे रही है। और मुझे लगता है कि ये जो हसीन दिलरुबा ये भी जो आ रही है, ये भी मुझे लगता है कि पसंद आएगी लोगों को। थैंक यू, हमसे आपने बात की, हमसे जुड़े। और मैं यही चाहता हूँ कि जो इंडिया का दिल है ना, वो बनारस, और ऐसी फिल्में बननी चाहिए ताकि लोग इसको देखें, समझे, परखे, और लोगों को समझ आए कि जो हमारे हिंदुस्तान है ना, उसकी जो ताकत है वो कहाँ कहाँ रची बसी पड़ी है। और जब आप ऐसी फिल्में देखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको वो बहुत सारे पहलू हैं आपके दिमाग में शायद नहीं होंगे, वो साफ स्क्रीन पे आते हैं, आप उसको समझ पाते हैं कि हमारा बनारस ऐसा भी हो सकता है। और जो जैसा बनारस था और जो गुम हो गया है वो इस फिल्म में है। बिल्कुल। तो देखिए आपको बहुत सारे डिफरेंट शेड्स ऑफ बनारस देखने को मिलेंगे, तो शायद आपने इससे पहले शायद ना देखे हो, तो आप जाइए, इसको फिल्म को एंजॉय कीजिए, क्योंकि किरदारों की ताकत है और स्क्रिप्ट की ताकत है, और मैं कह रहा हूँ डायरेक्शन की भी ताकत है कि आपको ऐसे व्यूज मिल रहे हैं। थैंक यू टॉकिंग टू अस सर। आप बिफोर यू से, मुझे सिर्फ एक बात जी, कहनी है, जो भी आपके दर्शक है जी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये इस कहानी, इस फिल्म की ताकत है ये कैरेक्टर जी, और ये कैरेक्टर जो है ये इतना रिलेटेबल है, ये कॉमन आदमी है कैरेक्टर जी। तो हमारे देश का कॉमन आदमी जिस चीज़ों से जूझ रहा है, हमारा कैरेक्टर भी उन चीज़ों, तो ये बहुत रिलेटेबल है। और ये कैरेक्टर की जो जर्नी है और वो जर्नी का जो कल्मिनेशन है या दूसरी शुरुआत, वो इतना इंस्पायरिंग है कि हर कोई इसको देख के इंस्पायर ज़रूर होगा कि आप
कठिनताओं से जूझते हुए, लिमिटेड रिसोर्सेज से जूझते हुए आप किस तरह अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाए। तो मैं सबसे गुजारिश ये है कि आप ज़रूर जाके इस किरदार को देखिए। बड़ी सी- देखिए बिल्कुल, आपने जिस किरदारों की बात की, मैं भी फिर जाते जाते ही कहूँगा कि खून पसीना इसमें लगा। जब खून पसीना लगता है तो उसकी जो वो निकल के आती है, आपकी जो निखर के जो चीज़ आती है, वो आपको सब निखरती हुए किरदार आपको इस फिल्म में दिखाई देंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप बने रहिए बात 24 के साथ।